जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में जो है लेके आए हैं आपके क्लास 10 का फिजिक्स का जो है क्वेश्चन आंसर, जो कि एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरे जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो का शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन है, उसको पढ़ लेते हैं। कहता है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इरादे में अगर दम है तो मंजिलें भी झुका करती है। इसलिए अपने हौसलों को एकदम मजबूत बनाए रखिए और एकदम जोरदार तैयारी कीजिए और बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का काम कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका क्लास 10th का जो है फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का जो है चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर का जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका ये एक चैप्टर खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है आपका, जब कोई प्रकाश किरणें एक साथ मिलकर चलती है, जब कोई प्रकाश की किरणें जो होती है एक साथ मिलकर चलती है तो उसके समूह को जो है प्रकाश पुंज या प्रकाश का पुंज कहा जाता है। जब बहुत सारा किरणें जो है आपस में एक दूसरे के समांतर चलते हैं, एक समूह में चलते हैं, तो ऐसे पुंज को जो है हम प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश पुंज जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है समांतर प्रकाश पुंज और दूसरा आपका है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो ये 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। और ये समांतर प्रकाश पुंज जो होते हैं ये एक दूसरे के समांतर चलते हैं। और ये अभिसारी जो होता है ये क्या होता है कि विभिन्न माध्यमों से आकर जो है एक जगह मिलती है, इसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से जो है अलग अलग दिशा में फैलती चली जाती है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आए तो इसको एकदम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको लिखने बोला जा रहा है और इसे किरण आरेख से दर्शाइए। इसको जो है किरण आरेख खींच करके इसको दर्शाने बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर जो है परावर्तन के नियम जो है वो 2 नियम होता है। परावर्तन के कितने नियम होता है? 2। पहला होता है प्रथम नियम और द्वितीय नियम जो होता है वो देखते हैं। देखिए प्रथम नियम में क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है, आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। और द्वितीय नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए हमने एक इसका किरण आरेख खींचा हुआ है, तो आइए इसमें समझते हैं। तो ये जो आपका है ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण मतलब कि इस इधर से देखिए ये किरण आ रही है और ये कोई सतह है और यहाँ पे जो है प्रकाश की किरण आ रही है। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ देखिए यहाँ से आने के बाद जो है यहाँ इस सतह से टकरा के जो है ये वापस चली जाती है। तो टकरा के जो जाती है तो जो वापस जाने वाले किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और कहा गया है कि इसमें डाला गया अभिलंब, तो ये बीच में जो है हमने ये क्या डाला है? अभिलंब डाला। क्या डाला है? अभिलंब। इसको अभिलंब बोलते हैं। और ये नीचे जो है ये आपतन बिंदु है। ये क्या है? आपतन बिंदु। इसको सॉरी
इसको आपतन बिंदु बोला जाता है। आपतन बिंदु। ये देखिए तीनों जो है एक ही तल में है। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए आपतन कोण कौन सा होता है, ये देखिए आपतित किरण है और ये बीच में डाला गया अभिलंब है। जब ये किरण आती है तो इसके साथ तो कुछ न कुछ कोण बनाती होगी। तो जो आपतित किरण में जो कोण बनता है उसको कोण आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, कोण आई से। और इसको कहा जाता है आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण इसको बोला जाता है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये कोण भी बन रहा है, जो मतलब कि प्रकाश जब वापस जाती है तो वो भी अभिलंब के साथ कुछ न कुछ कोण बनाती है। तो इस कोण को जो है कोण आड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोण आड़। तो इसको जो है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों जो होता है, जितना कोण ये बनाती है उतना ही ये कोण बनाती है। तो इसलिए कहा गया है कि ये कोण आई बराबर जो है ये कोण आर होता है। मतलब कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये जो है यही है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो है 3 उपयोगों को लिखने के लिए बोला जा रहा है। पहला जो है आपका अवतल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला जो होता है हजामत दर्पण के रूप में, मतलब कि सैनुल जहां बनता है, बड़े बड़े जब सैनुल बनते हैं तो वहां अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग होता है वाहनों की हेडलाइट में। वाहन का जो हेडलाइट होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो कार हो, उसके आगे में जो हेडलाइट लगा हुआ होता है उसमें जो है वो अवतल दर्पण का हेडलाइट बना होता है। उसके बाद तीसरा देखिए है सौर कुकर में। सौर कुकर जो होता है जो कि धूप में जिससे हम खाना बनाते हैं, उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए आपका है उत्तल दर्पण के उपयोग। इन्वर्टर बैठ गया। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो देखिए इसका पहला उपयोग क्या है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में। आप लोगों ने देखा होगा बाइक या कार में उसके साइड में जो है दोनों साइड में मिरर लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है पीछे देखने के लिए। तो वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो पहला जो है हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है सड़क के मोड़ों पर आने जाने वाले वाहनों को देखने के लिए। सड़क सबका जो मोड़ होता है, मोड़ सब पे जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि गाड़ी सब जो आएगी मोड़ पर उसको उसमें देखा जा सके। उसके बाद तीसरा है दुकानों या बैंकों में सुरक्षा निगरानी के रूप में। दुकान और बैंक जो होता है वहां पर सुरक्षा के लिए जो है वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है स्ट्रीट लाइटों में। स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने देखा होगा कि वो भेपर वगैरह जो बड़ा बड़ा लगा रहता है उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है उत्तल और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो उम्मीद है कि आप लोग जो है बिहार बोर्ड में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि हम जो है वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन है कि हम जो गाड़ी के साइड में लगाते हैं वो दर्पण, तो वो उत्तल दर्पण का ही क्यों लगाते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो आंसर में है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता इसलिए दिया जाता है कि यह जो है अधिक क्षेत्र को छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब
प्रदान करता है। उत्तल दर्पण का ये खास गुण क्या होता है, ये जो है कितना बड़ा प्रतिबिंब क्यों न रहे, मतलब कि कितना बड़ा वस्तु क्यों न रहे, उसका जो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। जब हम देखे होंगे कि आप बाइक में जो है बहुत छोटा सा दर्पण लगा रहता है, लेकिन उसके पीछे अगर कोई गाड़ी हमारे पास पीछे जो है ट्रक ही क्यों ना रहता है तो उसको हम एकदम पूरा आसानी से देख सकते हैं। उसको जो है छोटा करके दर्पण दिखाता है और ये जो है सीधा प्रतिबिंब बना के देता है कि मतलब कि गाड़ी पीछे से आ रही है तो उसको सीधा प्रतिबिंब बना के हमारे सामने देता है। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उसको परिभाषित करने बोला जा रहा है। तो आंसर में है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु होता है, गोलीय दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वह बिंदु होता है जहां दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो है परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पर मिलती है या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस को जो है बड़ी एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ, जो कि हम लोगों ने पूरा निचोड़ करके निकाला है कि इस चैप्टर से जो है अगर ये 5-6 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं आने वाला है इस चैप्टर से। तो इसको पूरा बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण जो है एक समतल दर्पण पर, एकदम प्लेन जो है समतल दर्पण ऐसा रहता है एकदम पूरा, तो ये इस पर जब एक प्रकाश की किरण जो है कैसे लंबवत आपतित होती है, तो जब लंबवत जब भी आएगी तो लंबवत जैसे आएगी उसी पे जो है ना ये वापस चली जाएगी। तो लंबवत जब भी आएगा तो यहाँ जो इसके साथ ये 0 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब जिस लाइन से आया उसी पे वापस मुड़ गया तो यहाँ जो है 0 डिग्री का कोण बनता है। इसका आंसर जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो हमने पहले भी देखा सब्जेक्टिव में प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज जो है एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। उसका परावर्तित मतलब एक समतल दर्पण पे आती है, उसके बाद जब वो परावर्तित होके जाएगा तो उसका क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर जिस तरह से आएगी उसी तरह से वो जो है वापस भी जाती है। मतलब कि अभिसारी किरण अगर आती है तो वो अभिसारी ही लौट कर जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो हम घर में यूज करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, तो इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो याद रखिएगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किसी समतल दर्पण द्वारा जो है आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण के द्वारा जो होता है वो आवर्धन क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। क्या होता है? +1। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट
रख देने पर जो है बनती है किसी प्रकाश स्रोत पे। मान लेते हैं कि ये हमारा टॉर्च है, ये हमारा टॉर्च है और इससे ये रोशनी आ रही है। यहाँ पे जो है हम कोई वस्तु रख देते हैं, कोई वस्तु, जैसे ही मान के चलिए हाथ है और इधर से हम टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च जब जलाएंगे तो इसके पीछे तो कुछ बनेगा, तो क्या बनता है, इसके आर पार तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो इसके पीछे छाया बनता है। क्या बनता है, छाया बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका छाया है। तो इसका जो है, और उसके बाद देखिए यहाँ उप छाया भी है। तो जब तीव्र प्रकाश पड़ती है तो छाया के साथ साथ उसके पीछे एक उप छाया भी बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ये दोनों हो जाएगा, यानी कि छाया और उप छाया, मतलब कि इसका जो है डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। जब प्रकाश के सामने जो है, यानी कि टॉर्च के सामने जो है, टॉर्च के सामने अगर एक गेंद को रख दिया जाए तो इसके सामने जो इसका छाया कैसा बनेगा। तो यह आप देखे होंगे, गेंद जो है इस ठोस होता है और इसके अंदर जो है प्रकाश नहीं जा सकता है, इसके अंदर प्रकाश नहीं जा सकता है, इसके बगले बगल जो है इधर प्रकाश चल जाएगा। तो यहाँ जो इसका छाया बनेगा तो वो वृत्ताकार छाया बनेगा। कैसा बनेगा, वृत्ताकार छाया। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वो बी नंबर सही हो जाएगा। इसका छाया कैसा बनेगा, वृत्ताकार छाया बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है प्रकाश एक रूप है, प्रकाश जो है एक रूप है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। कैसा रूप है, ये प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को जो है क्या करती है। पहला ऑप्शन है गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। तो इसका जो ऑप्शन आपका ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आप याद रखिएगा, प्रकाश जो है एक प्रकाश का बिंदु पथ है। ये क्या है, एक प्रकाश का बिंदु पथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरण का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और देखिए बी नंबर में प्रकाश पुंज भी है, तो जो किरण पुंज को ही प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो इसका जो है ए नंबर और बी नंबर ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश के समूह को जो है किरण पुंज और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। हमारे सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा, ये समांतर प्रकाश पुंज होता है। कैसा होता है, ये समांतर प्रकाश पुंज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो होती है वो याद रखिएगा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे, सीधी रेखा में, ना कि ये ऐसे ऐसे करता है। आप लोगों ने टॉर्च जला के देखा होगा, क्या कभी आप देखे हैं कि ऐसे ऐसे प्रकाश जाता है, नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये सब ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है, तो ये सब जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है वो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। मतलब कि कोई वैसा कौन सा दर्पण है जिसपे कि उसके प्रधान अक्ष पे कहीं पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमारा जो है सीधा प्रतीत होगा। तो याद रखिएगा, इसका एक ही दर्पण ऐसा है जिसमें कि कहीं पर भी हम वस्तु को रखते हैं तो हमेशा जो है इसमें जो है दो आपका ऐसा दर्पण होगा जिसमें कि हम कहीं भी वस्तु को रखेंगे ना तो वो प्रतिबिंब जो है सीधा बनाएगा। याद रखिएगा, ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है, अवतल तो नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल जो चलती है तो वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है कांच में, लोहा में, पानी में, निर्वात में। तो याद रखिएगा, सबसे जो अधिक चाल होती है प्रकाश की वो निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज आप लोगों ने कभी घर में भी देखा होगा कि तेल में अगर कागज को भिगो देते हैं तो क्या होता है? तो तेल में ऑप्शन में आपका है कि अपारदर्शक और पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक कागज भीग जाता है उसको जब हम लाइट में देते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है उसको उससे जो है प्रकाश आर पार होता है। अगर सूखा कागज लेके देखेंगे तो उससे प्रकाश उतना आर पार नहीं होता। वही अगर तेल में भीग जाता है तो पूरा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है। तो थोड़ा मोड़ा जिसमें प्रकाश आर पार होता है उसको पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फोकस दूरी 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पे जो है यानी कि फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर जो है आपका 20 cm दिया हुआ है। एफ बराबर 20 cm दिया हुआ है और इसका वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, मतलब कि आर को पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आर बराबर फॉर्मूला, एक तो ए फॉर्मूला होता है, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है? एफ बराबर r/2। तो हमको जो है ये निकालना है, आर निकालने बोला जा रहा है। तो इससे हम फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं कि ये 2 जो है हम 2 को इधर भेज सकते हैं। तो ये 2 जब इधर आएगा तो r बराबर जब हम फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? r बराबर, तो ये 2 जो है f के पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो अब हम इसके माध्यम से जो है ना निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए r है और 2 तो रहेगा ही फॉर्मूला से। f का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो 20 से 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? r बराबर हमारा ये 40 cm निकल गया। ये आपका जो है ऑप्शन कहाँ है? 40। तो 40 को हम टिक कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही हो जाएगा। इस प्रकार का अगर न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में जो है आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, अगर समतल में पूछा जाए तो 1 होता है महत्तम मान, और उत्तल में अगर पूछेगा, उत्तल में तो इसका होता है 1/2। तो यहाँ किसमें पूछा जा रहा है? उत्तल में। तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर है 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अवतल दर्पण में जो है ये क्वेश्चन आपका जो है लेंस का आ गया है, जो कि थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। यहाँ दर्पण होना चाहिए था, लेकिन हम अगर दर्पण लगाते भी हैं
लेकिन दर्पण के हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं है। तो चलिए ये जो है आगे वाला चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लेंस के बारे में जान रहे होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका अगले चैप्टर का आ गया है, तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। इसका मतलब जो है ये तीनों होता है, जिसका ऑप्शन नंबर जो आपका ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है दाढ़ी यानी कि हजामत में जो है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग सैलून में जाते हैं वहां किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सैलून में जो है वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन आता है आपका रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के जांच के लिए जो है आंख, नाक, दांत सब ये सब देखने के लिए जो डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा वो जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण और याद रखिएगा कि दर्पण के जब लेफ्ट साइड आते हैं तो इधर जो है माइनस में दूरी को मापा जाता है, किसी भी दूरी को माइनस में मापा जाता है। और दर्पण के राइट साइड में जब चलते हैं तो दूरी को प्लस में मापा जाता है। तो हम जानते हैं कि ये अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष है और इसका फोकस जो होता है इधर होता है और वो कर्ता केंद्र यहाँ होता है। तो और हम जानते हैं कि इधर जब नापेंगे तो वो प्लस में दूरी होगा। यहाँ से किसी भी चीज का अगर दूरी नापेंगे तो ये प्लस में होता है और इधर अगर नापेंगे तो ये माइनस में होता है। तो यहाँ किसका पूछा जा रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा आपका ये माइनस में होती है, जिसका जो है आंसर आपका हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण से जो है हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनती है वो कैसा प्रकृति का बनता है? तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए तो ये आपका इस चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि हम लोगों ने छांट के जो है इस चैप्टर का निकाला है। अगर इस 25 ऑब्जेक्टिव को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपके दोस्तों को भी मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।